भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पूनम अहमद की लिखी कहानी डर। घर में सब लोग यही कह रहे थे कि आरती की तो लॉटरी निकल आई है। विनय से अच्छा लड़का उसे मिल ही नहीं सकता था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है, सास है नहीं। विनय के पिता जयकिशन बहुत अच्छे इंसान हैं। ससुर बहू में खूब पटेगी। विनय को पति के रूप में पाकर आरती बहुत खुश थी। विनय प्यार करने वाला, काफी नर्म दिल इंसान था। लेकिन ससुर जी को लेकर उसके सारे सपने टूट गए थे। जयकिशन को लोग जैसा समझते थे वे वैसे बिल्कुल नहीं थे। आरती सोचती, हर लड़की को शादी के बाद सास का सामना करना पड़ता है। कुछ भी हो, सास बहू में चूहे बिल्ली जैसी आंख मिचौनी चलती ही रहती है। लेकिन उसके साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। उसका शादी के बाद सास टाइप ससुर से जो वास्ता पड़ा था। शादी के शुरू में तो वो यही समझी थी कि उसके ससुर जैसा कह रहे हैं कर रहे हैं, बात वैसी ही है। लेकिन कुछ दिनों बाद सच उसके सामने आ गया। जब एक दिन जयकिशन ने आवाज दी, आरती बेटा, जरा आज का अखबार देना। उसने कहा, पापा, अखबार तो मैंने सुबह ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। विनय भी तो पढ़ के गए हैं। अरे बेटा, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। मैं ढूंढती हूँ पापा। आरती ने सोफों की गद्दी उठाकर देखी, सिवा उस सोफे के जिस पर जयकिशन आराम से बैठे थे। बाकी हर जगह भी देख ली। बोली, मैं अपने बेडरूम में देख कर आती हूँ, कहीं बेध्यानी में मैंने वहीं तो नहीं रख दिया हो। आरती अपने बेडरूम में इधर उधर ढूंढती रही। फिर कुछ देर बाद बेड पर बैठ गई और उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी, जिसमें बाहर ड्राइंग रूम का वो सोफा साफ नजर आ रहा था जिस पर ससुर जी आराम से बैठे थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके ससुर जी ने इधर उधर देखते हुए अपने नीचे दबे हुए अखबार को निकालकर सोफे के नीचे डाल दिया था। पहली बार आरती ने उनकी ये हरकत देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो पूरे घर में अखबार ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्यों अखबार छिपाकर इधर उधर दौड़ाया? वो तो इतना ध्यान रखती है उनका। ऐसे कई सवाल आरती के मन में अभी भी घूम रहे थे। तभी उनकी आवाज आई, बेटा, मिला अखबार? नहीं पापा, सारा घर देख लिया। बेटा, जरा सोफे के नीचे देखना। वो क्या है देखो। आरती ने सोफे के नीचे से अखबार निकालकर उन्हें दे दिया और चुपचाप किचन में काम करने चली गई। किचन में काम करते करते उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। आरती जानती थी कि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसी कारण वो विनय को भी यह बात नहीं बता पाएगी। वो उसकी बात पर कैसे यकीन करेंगे? वो क्या, जिसने भी ससुर जी को देखा वो भी विश्वास नहीं करेगा। उसका अपना मन भी नहीं मानता कि वह उन्हें शर्मिंदा करें। एक दिन विनय और आरती शाम को बाहर जाने वाले थे। ससुर जी के सिर में अचानक तेज सिर दर्द शुरू हो गया, जबकि विनय के आने से पहले वो अपने दोस्त नरेन के घर बिल्कुल ठीक ठाक गए थे और ठीक ठाक आए थे। विनय परेशान हो गया। क्यों पापा, क्या हुआ? इतना तेज सिर दर्द तो आपको पहले कभी नहीं हुआ। आरती ने मन में सोचा, हाय मेरा भोला पति। बेटा, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो? मेरी दवा लेते आना। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आप पहले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। विनय ने वही किया जो पापा चाहते थे। नहीं बेटा, मेरे कारण अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो, जाओ घूम आओ। बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है। नहीं पापा, हम पहले आपको डॉक्टर को दिखाएंगे। विनय, आप गाड़ी निकालिए, मैं पापा को लेकर आती हूँ। आरती मन ही मन गुस्से को काबू करते हुए बोली। वो समझ चुकी थी कि पापा झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं। उसे उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर ने भी कह दिया कि सब नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। इस घटना के कुछ दिन बाद विनय ने अपने एक दोस्त को डिनर पर बुलाया। विनय ने शाम को ही आरती को बताया तो उसके हाथ पैर फूल गए। इतने कम समय में सब तैयारी करनी थी। उसे लगा काश सास होती तो उसका हाथ बटाती, कम से कम सलाह तो देती ही। अब बेचारे ससुर तो उसका हाथ बटाने से रहे। वैसे भी उसे पता है शादी से पहले दोनों बाप बेटे मिलकर खाना बनाते थे। पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया था। दोनों मिलजुल कर घर के काम करते आए थे। उस दिन पापा काफी देर से अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वे वापस आए और आवाज दी, आरती बेटा, कहाँ हो? पापा, किचन में हूँ। वो फटाफट काम निपटा ही रही थी।
वो जय किशन की पसंद को ध्यान में रखते हुए सब चीजें तैयार कर रही थी। काम करते करते बोली, पापा, विनय के दोस्त आ रहे हैं। लगभग सारी चीजें आपकी पसंद की बना रही हूं मैं। अरे आरती बेटा, मेरे लिए तो खिचड़ी बना दो, मेरा पेट खराब है। ये सुनते ही आरती को धक्का सा लगा। पापा, खिचड़ी? मैंने तो सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। आपने बताया भी नहीं कि आपका पेट खराब है। बेटा, मैं तो बस खिचड़ी ही खाऊंगा। या छोड़ो, तुम्हें तकलीफ होगी, कुछ मत बनाओ। नहीं नहीं पापा, आप आराम कीजिए, मैं खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। काम करते हुए आरती अपनी सोच में गुम रही। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि वह ससुराल में सबका ध्यान रखेगी, बाप बेटे के साथ प्यार से रहेगी। वो ससुर जी की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। मगर उसके सारे सपने और अरमान धरे के धरे रह गए। वो विनय से भी उनकी कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी और अपने मायके वालों से भी नहीं। वे भी यही कहते कि घर में एक ससुर जी ही तो हैं, उनसे क्या परेशानी है। वे उसे छोटी छोटी बातों में किस तरह नचाते हैं, वो ये सब किसे बताए। वो तो उन्हें पिता का दर्जा देती है, फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वो तो बड़ों को घर में पेड़ की घनी छाया जैसा समझती है, जिनकी छाया में ठंडक और शांति मिलती है। फिर वो उसे इतनी चालाकी से क्यों परेशान करते हैं। सफाई के समय वो उनकी दवाएं ध्यान से रखती, लेकिन फिर भी उनमें से कोई ना कोई दवा गायब हो जाती। वे विनय के सामने कहते, पता नहीं मेरी दवाई कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिलती ही नहीं। आरती कुछ नहीं कहती, शर्मिंदा हो जाती। विनय क्या सोचेंगे कि वो पापा का ध्यान नहीं रखती है। दोनों कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। जिस दिन विनय खाने की तारीफ करता, वे तेज मिर्च होने की शिकायत करते। आरती जब अपनी पसंद का कोई सीरियल देखती तो वो न्यूज चैनल लगा लेते। वो मन मार कर रह जाती थी। कहीं जॉब करनी नहीं थी। विनय ने शादी से पहले ही कह दिया था, उसे घर घर से संभालने वाली पत्नी चाहिए जो उसके पापा का ध्यान रखे। वो अकेला इतना कमा लेता है कि घर में सब सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके। विनय लंच लेकर जाता था। कई बार आरती दोपहर में पूछती, पापा आज बस पुलाव बना लूँ मैं। वे तुरंत कहते, अपने लिए बना लो, मेरा तो बस आज पूरी सब्जी खाने का मन है। कई बार सहेलियां आती तो ससुर जी अपने दोस्त नरेन को बुला लेते और वे आते ही खास नाश्ते की फरमाइश कर देते। वो किचन में घुसी रहती और उसकी सहेलियां उसे बैठने के लिए आवाजें देती रहती। एक दिन शर्मा आंटी की बीमारी का सुनकर आरती पड़ोस में ही उन्हें देखने गई हुई थी। शाम का समय था। आरती को ससुर जी की चाय का समय याद आया तो वो जल्दी से ही वापस आ गई। गेट खोलकर अंदर की तरफ पैर बढ़ाए ही थे कि ड्राइंग रूम से आती आवाजों से पैर ठिठक गए। समझ गई नरेन अंकल आए हुए हैं। उसे ससुर जी की आवाज सुनाई दी, अरे नरेंद्र, आरती बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी बहू है। बहू क्या, बेटी है मेरी, कितना ध्यान रखती है मेरी। अरे जय, अगर तुम मेरी बताई बातों पर अमल न करते तो वो कुछ दिनों में ही विनय को मुट्ठी में कर तुम्हारा पत्ता साफ कर देती। अच्छी वो इसलिए है कि तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। नहीं नहीं नरेन, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी सलाह पर मैंने चलकर उसे काफ़ी परेशान कर दिया है, मगर वो उफ तक नहीं करती, न विनय से कुछ कहती। बस भाई, मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकता। ठीक है, मत करो। फिर मुझे मत कहना कि मेरी बहू बदल गई। सीधे बनकर रहोगे तो कुछ ही दिनों में खाने पीने के लिए भी तरस जाओगे। कहीं घर से जाने को न कह दे तुमसे। मुझे तो देखते हो ना, मैं कैसे जी रहा हूँ। अब आरती का तो सिर घूम गया। अच्छा, तो ये नरेन अंकल हैं जो मेरे सीधे साधे ससुर जी को पट्टी पढ़ाते रहते हैं। नरेन अंकल की आवाज आई, कहाँ है तुम्हारी बहू, अब तक चाय नहीं आई। पड़ोस में गई है, आती ही होगी, तुम ताश खेलो। पड़ोस में गई है, आती ही होगी, ये क्या। जय, बहू पर रौब रखो, उसे कामों में उलझाए रखो। आरती जानबूझकर तेज कदमों से चलते हुए आवाज करती हुई अंदर आ गई। नरेन के पैर छूते हुए बोली, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो किचन में आ गई। उसे पता था नरेन अंकल के बहू बेटे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, इसलिए शायद वे उसके ससुर को भी उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसे कुछ करना पड़ेगा। उसे एक अनुभव अवश्य हुआ कि वृद्ध इंसान असुरक्षा का शिकार हो जाता है। बुढ़ापे में उसका अपना घर, जिसे वो दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से बनाता है,
उसी के बेटे बहू नरेन अंकल के बेटे बहू की तरह उससे छीन लेते हैं और वो अपने ही घर में परायों की तरह रहने लगता है। आरती तो हमेशा से यही सोचती आई है कि घरों में लगे ये घने छायादार पेड़ सबके लिए बहुत उपयोगी हैं। आरती ने चाय बनाते बनाते काफी कुछ सोच लिया। वो पापा को अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। कभी उनके साथ बैठकर न्यूज़ देखेगी, कभी उनके साथ बागबानी करेगी। उसे भी ताश खेलना आता है, वो उनके साथ बैठकर खेलेगी और नरेन अंकल को भी कभी कभी फ़ोन करके खुद बुला लिया करेगी। कुछ ही दिनों में उनके मन में बसे संशय सब मिट जाएंगे और वे मुझे मन से बहू नहीं बेटी मान ही लेंगे। अपने इन विचारों में गुम उसने ड्राइंग रूम में चाय लेकर प्रवेश किया। दोनों को चाय देकर किचन में जाकर अपने ससुर जी की पसंद का खाना बनाने लगी। नरेन के जाने के बाद जयकिशन अकेले बैठे तो आरती उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, पापा ताश खेलेंगे? बेटा, ताश खेलना तुम्हें आता है क्या? आता है ना पापा? तो अब तक बताया क्यों नहीं? ठीक है, आज से खेलते हैं। और हाँ पापा, आपको फूल पौधों का शौक है ना? कल नर्सरी चलकर कुछ पौधे ले आएंगे। ठीक है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। जयकिशन के चेहरे पर सहज, सरल, स्नेह से भरी मुस्कुराहट फैल गई। आरती को अब कोई चिंता नहीं थी। अपने पिता समान ससुर जी के दिल में बसे सारे डर जड़ से निकालने में वो अब कामयाब हो चुकी थी। धन्यवाद।